तो इसके बाद मैंने उससे पैसा वापस मांगा तो उसने मेरे को धमकी दे दी। बस किसी तरह से मैंने 80% पैसा उससे 1 महीने के अंदर निकलवा लिया। लेकिन मेरे को लगा कि मेरे को कुछ करना चाहिए, तो मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन में, हालांकि ह्यूमन राइट्स कमीशन में मैंने बाद में पढ़ा कि ये नहीं आता है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने मेरी फर्स्ट टाइम तो एप्लीकेशन ले ली थी और उसे डिस्पोज कर दिया, और यहाँ का जो रह रहा है उसे डायरेक्ट किया। हो ये रहा था कि बिल्डर्स को, अगर हम यहाँ का देखें, उत्तराखंड का ये मेरे सामने है, इसमें अंडर चैप्टर 4 में प्रमोटर को ये लोड करना है, उसका रजिस्ट्रेशन है, फोटो है, ये सब है। उसका कितना काम हो गया, उसने कितने फ्लैट बेच दिए, ये बहुत जरूरी है। जब हम लेने जाते हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं उसे कहूंगा मेरे को फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए, मेरे घुटनों में दर्द है, वो कहेगा यहाँ खाली नहीं है। मेरे अगर 200 अपार्टमेंट है तो उसमें से वो बोलता है सब बिक गए, बस आपके पास 10 ही बचे हैं। तो ना तो कोई वो, अगर हम हवाई जहाज में भी यात्रा करते हैं, एक टिकट लेके देहरादून से दिल्ली, तो मेरे को चॉइस है अपनी सीट की, ये मैं एग्जाम्पल कोट करता हूँ। तो एक मकान लेने में मेरी चॉइस क्यों नहीं हो सकती? बिल्डर हमेशा मिसगाइड करता है, अच्छे अच्छे वो अपने लिए रख लेता है, जबकि जो फर्स्ट फ्लोर के होते हैं उसमें भी एक कुछ परसेंटेज है, बहुत कम परसेंटेज अगर आप थोड़ा सा होता है अमाउंट का वो देंगे तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन वो आपको मिसगाइड करता है टोटली, आपको सेल्समैन पीछे आपके एक लगा दिया जाएगा, उसका काम है कि पैसे को ले लेना। बस एक बार जब पैसा ले लिया उन्होंने, उस प्रोजेक्ट को वो डिले कर देते हैं। आम्रपाली में यही रहा, सालों साल गुजर गए और नहीं दिया। तो मैंने अभी ये एप्लीकेशन लगा रखा है, अभी भी ये एक्टिव है। मेरा सिर्फ ये कहना है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, बिल्डर ने कितने फ्लैट बेच दिए, कितने जो हैं उसका जो उसका मैप्स हैं वो सब उस पर लोड होने चाहिए, कितना काम हो गया ये सब होना चाहिए। और अभी तो यहाँ पे उत्तराखंड ने और कर दिया, कुछ जगह पे बिल्डर जो था चला गया और वो जेल में है। तो अभी अभी मैंने व्हाट्सएप पे भी लगाया था, तो उसको रेरा जो है उसकी रजिस्ट्री करने जा रहा है बगैर बिल्डर के। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे बिल्डर्स ने गड़बड़ कर दी थी। ये जो पुष्पांजलि वाला था, इसमें जो एक वालिया थे, बहुत बड़ा शराब माफिया था, उसका था, और उसमें 100 करोड़ दिया था। एक कविता भाटिया है, उन्होंने अच्छी फाइट दी। पहली एफआईआर उन्होंने की, उसके बाद 7 एफआईआर हुई, उस पर गैंगस्टर एक्ट लगा। तो दीपक मित्तल इस वक्त सिद्धू वाला जेल में बंद है, उसकी वाइफ बंद है, और जो मित्तल हैं जो उस पर बना रहे थे, उनके फादर बंद हैं, और मित्तल और उनकी वाइफ जो है वो दुबई में है। उन पे रेड अलर्ट नोटिस पुलिस द्वारा हो गया है, और वो यहाँ से बीच में आके कहीं हरिद्वार में अपनी प्रॉपर्टी बेच के चले गए थे। और अगर इसमें कविता भाटिया अगर ज्वाइन करती है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, तो उन्होंने काफी अच्छी फाइट दी इसमें। ये तो एक प्रोजेक्ट हुआ। एक दूसरा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें 1100, अभी रिसेंटली बात है, ठक्कर साहब को मालूम है, एक सैनी थे, उन्होंने जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, उतना उसका फाइनेंस नहीं था। तो सहारनपुर के एक गुप्ता थे, उन्होंने 80% उसमें पंप कर दिया, कई 100 करोड़। और उन्होंने कहा कि बनाऊंगा तो मैं, जो वो सानी थे, लेकिन आप सिर्फ जो है मेरे को पैसा देंगे। तो उसने अभी सुसाइड कर लिया है। तो उन 1100 लोगों का क्या होगा? तो पुष्पांजलि वाले में 21 करोड़ का लोन लिया गया था यहाँ देहरादून से, और वो जो है ईडी ने अटैच कर दिया था। तो कविता भाटिया उसके पीछे अभी कोर्ट में है प्रोसीडिंग। अगर इसके बाद भी हमें कोर्ट जाना पड़े तो उनका ये था नियम, एक सेक्शन 8 है उसके अंदर जो है रेरा जो है ले सकता है और किसी दूसरे बिल्डर को दे सकता है बनाने के लिए। तो ये तो एक मेरी नॉलेज में है, जो दो मैंने देहरादून में देखे। लेकिन अखबारों में आता रहता है आए दिन जो है, रेरा बनने के बाद भी लोग प्लॉटिंग करते रहते हैं। एमडीडीए यहाँ पे देहरादून में उसको फिर ध्वस्त करता है, और कई जगह इलीगल खड़े कर दिए जाते हैं। ट्विन टावर्स का एग्जाम्पल तो नोएडा में मालूम ही है, जो ट्विन टावर्स खड़े हो गए थे, उनको बाद में जो है गिराया गया। ध्वस्त किया गया। हाँ जी। तो ब्रीफ में यही है कि जो रूल्स हैं, मेरा ये कहना है कि कितना बन गया। और बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा भी प्रोविजन होना चाहिए क्वालिटी। जैसे अब अगर किसी मिठाई की शॉप पे हमारे फूड इंस्पेक्टर होते हैं, वो जाके क्वालिटी चेक करते हैं, तो क्या रेरा को खुद जाके उनके स्टाफ को जाके चेक नहीं करना चाहिए कि कैसा बन रहा है? नियम विरुद्ध तो नहीं बन रहा? तो इस टाइप से अगर अपार्टमेंट तो जिंदगी भर का एक वो है। तो जो कविता भाटिया, उनका 1 करोड़ है, 2 फ्लैट उन्होंने बुक, अच्छी फाइट दी। फिर हमने अमर उजाला में एक संवाद किया था यहाँ पर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर तक लिखा, लेकिन उनकी फाइल क्लोज कर दी। लेकिन उन्होंने पूरा प्रेशर डाला,
और उसके बाद अब जो है रेरा थोड़ा सा उसमें कुछ कर रहा है। जो नए चेयरपर्सन आए हैं रविंद्र पवार जी, तो उन्होंने इसमें कुछ स्टेप्स लिए हैं और मेरे को उम्मीद है कि वो इनको जो है फ्लैट्स जो है कंप्लीट करवा के देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बाकी कंट्रीज के और पार्ट में भी होगा यहाँ पे ऐसे बिल्कुल अच्छे सेम बिल्डर्स भी होंगे, सेम ऐसा नहीं। ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट सेम प्रकरण हर जगह आपको मिल जाएंगे बड़े शहरों हाँ में, जी, हाँ विशेष जी। तौर हाँ जी। पर बहुत ज्यादा और वायलेशन जो हो रहा है इसका। हमारा लैंड का सिस्टम है, खसरा नंबर सिस्टम, उसमें तो आपको पता है बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है। आज किसी का खसरा है जहाँ आबादी बन जाती है, वहां पे पटवारी लोग नाप तोल नहीं करते। तो अब जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया है, हालांकि ग्रामीणों में गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी कार्ड बनाने शुरू किए हैं, एक सेंट्रल स्कीम आई है कुछ, उसके अंदर जो है पूरा ड्रोन से सर्वे करके, यहाँ यूपी में भी कई जगह पे उसको बनाया गया है। उससे प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जा रहा है ताकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लैंड को वो किया जाए। और यहाँ अभी जो चीफ सेक्रेटरी है, आज ही के पेपर में था, राधा रटूरी जी, उन्होंने नया भू कानून थोड़ा सा उसमें संशोधन किया जा रहा है। अभी कल ही इसकी रेट पड़नी शुरू हुई है ईडी की। एक बहुत बड़ा भू माफिया है, उसका 1100 बीघा जमीन पे ईडी ने अटैच कर दिया है। पर्ल ग्रुप है, कोई पर्ल ग्रुप, 60,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। और सहारा वाला केस तो मालूम है आपको, सहारा जो था, यूपी के अंदर लोगों ने फ्लैट्स बुक किए थे, लैंड बुक किया था। थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए सहारा वाला भी जोर था, तब तक लोगों सहारा को, वाला तो मेरे सारे को लोग। पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं न्यूज़पेपर में ही ट्रैक करता रहता था। तो उसमें जो मेरे ख्याल से सुभद्रो, उनका नाम याद नहीं आ हम्म। रहा, उसमें फिर क्या हुआ, किसका गलती था, गवर्नमेंट का था या उनको अननेसेसरली बंद किया गया, ये तो मालूम नहीं पड़ा। लेकिन सारा ग्रुप तो अच्छा बीच में चल रहा था। ऐसे कई गोल्डन फॉरेस्ट, कई प्रोजेक्ट्स आए। तो इंडिविजुअल क्या करेगा, एक आदमी, कॉमन आदमी जिसको अपना मकान बनाना है, वो कैसे करे? अगर रेरा आने के बाद भी अगर ये सब नहीं होगा, तो ये चिंता का विषय है। रेरा आने के बाद भी अगर कोर्ट में जाना पड़े, कविता भाटिया कोर्ट गई है, हाई कोर्ट में उन्होंने रिट लगा रखा है, तो फिर फायदा रेरा का क्या हुआ? वो तो बात वहीं की वहीं आ गई। ये तो भारत के लगभग सभी कानूनों के वही स्थितियां हैं। हाँ जी। कानून तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन आपको कोर्ट तो जाना ही पड़ता है अंत में। हाँ जी। तो बस मेरा अच्छा। यही था, मेरा अपना एप्लीकेशन लगा हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट में, और कम से कम वो जो है इसको मॉनिटर करे और क्वार्टरली बैकअप रखना है। इसमें दिया हुआ है कि द रेरा शुड मेंटेन ए क्वार्टरली बैकअप। ये मेरे पास है, उत्तराखंड का ये है, क्या कहते हैं, उत्तराखंड शासन आवास अनुभाग 2, नंबर 481/2017, देहरादून, डेटेड 28 अप्रैल 2017, implemented by the governor, approved by the governor of उत्तराखंड। तो ये फिर मैंने एक रिक्वेस्ट डाल रखा है जो प्रॉपरली हियर हो रहा है वहां पर। उनको हम्म। नोटिस है, जारी है। एक कंपनी को उन्होंने वेबसाइट बनाने के लिए दे दिया, अब उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो मैंने ये पूछा, अब कौन बनाएगा उसको, जल्दी से जल्दी इसे इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है जौहर साहब, धन्यवाद हाँ, आपका, आपने अपना थैंक इंसाइट यू। इसमें दिया आज के टॉपिक पर, और अपने अनुभव आपने शेयर किए। अ, बीरेन जी भी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, तो अब हम उनको इसमें इनवाइट करेंगे कि वो अपनी बात रखें रेरा से संबंधित। और इसमें विशेष तौर पे आरटीआई का क्या रोल होगा, कहाँ कैसे अपन जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये ज़्यादा लोगों का इसमें रुचि रहेगी, क्योंकि आरटीआई का वेबिनार है। और हमारे बीच में कुलदीप जी भी जुड़े हैं, तो कुलदीप जी का भी ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। उन्होंने काफ़ी समय पहले से बोला था कि इस टॉपिक को रखा जाए, तो हालांकि टाइम का कुछ कंस्ट्रेंट था, दूसरे प्रोग्राम होते रहे, तो इस बार ये टॉपिक रखा गया है। कुलदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस विषय पर? जी सर, मेरी आवाज क्लियर है सर? जी जी। जी सर, जैसे कि हमारी काफी पहले से चर्चा चली थी कि रेरा विषय को लिया जाए। एक्चुअली सर, रेरा को मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि रेरा विषय को लेकर ना अभी भी काफी बड़े स्तर पे जागरूकता की कमी है। अभी भी बहुत बड़े स्तर पे लोगों को जानकारी नहीं है। और इस पे मैं बताना चाहूंगा सर, अभी बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क, मतलब कि लैंडमार्क नीचे से बहुत छोटे छोटे स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और छोटे छोटे जो जिले हैं वहां पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो चला करते थे कॉन्ट्रैक्टर्स के,
उनके जो फर्जीवाड़े वगैरह हैं, उनकी जो चीटिंग पॉलिसीज हैं, मतलब एक क्या हुआ ऐसा, देखिए कॉन्ट्रैक्टर का काम किस तरह के लोग करते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एक सीधा सिंपल आदमी जब खरीदता है तो उसके पास एक मतलब वो उसको बस इतनी हिम्मत नहीं होती कि भाई एक नए क्षेत्र में क्योंकि उसने मकान लिया हुआ है तो लड़ाई झगड़ा करके अपने हक, वो वहां वो सब चीजें लागू होती ही नहीं है। तो हम सिंपल सी बात करें तो एक कानूनन सपोर्ट ही होता है। कानूनन सपोर्ट तो पहले से था, मगर होता क्या था सर, पेंडेंसी ऑफ केसेस और ये जो चीजें हैं इतनी अलग से, तो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट तो थी कि एक रियल एस्टेट के लिए एक अलग से एक एक्ट आ जाए, और इन सब चीजों को लेके 2016-17 में ये एक्ट आया भी। और इसके बाद एक्ट आने के बाद बहुत बड़े स्तर पे जो लोग पीड़ित थे उनकी समस्याओं का निराकरण भी हुआ इसमें। और एक्ट को जो बनाया गया है, मतलब इस उद्देश्य से ही बनाया गया है कि इसमें किसी विशेष पेशेवर की कोई आवश्यकता ना हो, आप अपने व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही सिंपल तरीके से इन चीजों को निराकरण करवा सकते हैं। तो सर जैसे आज आपने रेरा का विषय रखा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मीटिंग में जो संडे मीटिंग होती है उसमें जो एक्सपर्ट्स की राय मिलती है और जो लोग सुनते हैं उन चीजों को समझते हैं प्रैक्टिकली, तो बहुत ही एक अच्छा आउटपुट है, आप अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो सर आज मेरे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने रेडी किए हुए हैं रेरा को लेके और रिसेंट कुछ जजमेंट्स को लेके। तो सर वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम वीरेंद्र सर के सुन लेते हैं, उनका जो प्रेजेंटेशन होता है वो मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है, बहुमूल्य होता है। जी सर, धन्यवाद सर। जी, बीरेन जी को इनवाइट करें। बीरेन जी, हाँ हाँ जी, धन्यवाद। यस, कनेक्टेड आज हूँ मैं। आप ट्रैवल में है क्या आज? हाँ हाँ, यस, मैं ट्रैवल में हूँ, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं कि नहीं नहीं, कोई इसका बात जो नहीं, आप हाँ, हाँ मौखिक तौर पे आप जानकारी दें। और हाँ, मौखिक जौहर तौर साहब, पर मैं मैं आपसे बता देता हूँ रिक्वेस्ट इसको करूंगा तो। कि आप, हाँ जौहर जी, हाँ साहब, जी। आप उनको मैडम जिनकी आप बात कर रहे थे उनको बुलाइए, जिन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों को लड़ा है, तो उनको फोन करके आप हाँ, बल्कि बुला यस यस। लीजिए। हाँ, उनको भी जोड़ लीजिए। क्योंकि जो हाँ TN जौहर साहब हमारे RTI क्लब के एक वरिष्ठ सदस्य है, जी और जी RTI में और रेरा एक्ट दोनों में बड़ा क्लोज कनेक्शन है, क्योंकि जो रेरा एक्ट है ये भी ट्रांसपेरेंसी के लिए ही बनाया गया है। और जो प्रमोटर होते हैं, जो रियल इस्टेट एजेंट्स होते हैं, या जो जिनको हम ये भी कह सकते हैं कि लैंड माफिया जो कुछ शहरों में ऑपरेट करता है, और इससे जो कंज्यूमर्स का शोषण होता है कि जिससे जो टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते, और टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते और उसकी कॉस्ट बढ़ते जाती है और कंज्यूमर्स का नुकसान होता है। तो इस पर रोक लगाने के लिए इसमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर भी है, और इसमें स्पेशल ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है। तो ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है इसके पावर्स है, और जो स्पेशल कोर्ट्स जो एस्टैब्लिश किए गए हैं जिनको हम ट्रिब्यूनल कहते हैं, वो इसमें ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं। और ये इसका जो उद्देश्य है, प्रीएम्बल यदि हम एक्ट का देखें तो प्रीएम्बल में ही बहुत स्पष्ट किया गया है कि जो एक टू एस्टैब्लिश द रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ द रियल इस्टेट सेक्टर, क्योंकि ये बिल्डिंग ऐसा है कि जो बेसिक 3 नीड है, रोटी कपड़ा और मकान, उसमें मकान से संबंधित है। एंड टू एंश्योर सेल ऑफ प्लॉट, क्योंकि इसमें कुछ लोग प्लॉट लेते हैं, कुछ लोग अपार्टमेंट लेते हैं, और कुछ लोग जो है बिल्डिंग लेते हैं, एज द केस में भी। और द सेल ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट, कि इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी होते हैं, जैसा अभी TN जौहर साहब ने कहा, इन एन इफिशियंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी प्रीएम्बल में ही है। एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स in the real estate sector and to establish an adjudicating mechanism for speedy dispute redressal। तो इसमें जो CPC या सिविल कोर्ट का जो ऑर्डिनरी जो पहले ये होता था कोर्ट, उसके बजाय स्पेशल कोर्ट इसमें बनाए गए हैं। एंड ऑल्सो टू एस्टैब्लिश द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये अपील हियर करता है, टू हियर अपील्स फ्रॉम द डिसीजंस, डायरेक्शंस और ऑर्डर्स ऑफ द रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। मतलब पहले रेरा है, रेरा के ऊपर फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अपीलेट ट्रिब्यूनल है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर फिर जाना है तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो है ही। ऑफिसर, तो रियल रेरा और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर दोनों के जो डिसीजन होते हैं ये हम अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों की स्थापना इसमें की गई है, कि एक तो रेरा की स्थापना की गई है, दूसरा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एक अथॉरिटी है इसमें, और अपीलेट ट्रिब्यूनल है इन दोनों के ऊपर है। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। अब इसमें जैसे सहारा वाला भी इन्होंने बताया, तो इसमें चूंकि मुझे भी एक चिटफंड कंपनी में काम करने का अनुभव है, मैं करीब 5-1 महीना रहा था वहाँ। हाँ सर, आई एम रियली सॉरी सर, मैं बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ सर, आई एम रियली सॉरी सर। वीरेंद्र सर, अगर पॉसिबल होगा सर तो सर एक्ट की हिंदी कॉपी अगर आप स्क्रीन शेयर कर दें, अगर पॉसिबल हो तो।
नहीं, आई मीन वो हिंदी, मैं इंग्लिश वाला ही देखा, हिंदी का तो इसका सर जिसमें आप कंफर्टेबल हो सर, जिसमें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सर काफी सारे, मतलब अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें सर तो हम लोग के लिए, मैं या फिर हम कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर लें जैसा भी मतलब शिवानंद सर बोले सर, क्योंकि कई बहुत मेरा बहुत अच्छा एक्टर है सर, आपसे मैं सुनना चाहता हूँ सर उसको। अच्छा, देखता हूँ हिंदी में भी। हम लोग 1-2 मिनट का पॉज थोड़ा सा शिवानंद सर और किसी से थोड़ा सा दर्शकों के लिए क्या सैंपल एक्ट को हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन जो भी मिल जाए उसी को अपने शेयर करके कवर अप कर लेंगे। ठक्कर सर आपको 1-2 मिनट लगेगा तो सर तब तक कि और किसी को हम इनवाइट करें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं देखता हूँ जब तक हिंदी वर्जन मिल जाए तो। विठल ना सर भाटिया क्या एक्ट मिल जाएगा तो हमको क्या पॉइंट वाइज सर उसके अंदर की जो डेफिनेशन है ना सर, प्रमोटर ये सब चीजें वो एक मतलब एप्लीकेबिलिटी उस पर आवेदन वगैरह करने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी जौहर साहब, हमें लगता है कि कविता जी ने ज्वाइन कर लिया है क्या कार्यक्रम में? हाँ, मैंने कविता जी को रिक्वेस्ट कर दिया है, हाँ ज्वाइन किया उन्होंने। हाँ जी सर, मैं लाइन पर ही हूँ। हाँ जी, ज्वाइन कर लिया। हाँ जी, थैंक यू। जी जी, तो कविता जी स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और आरटीआई से संबंधित टॉपिक है। तो आपके बारे में जानकारी मिली, जौहर साहब ने बताया कि जी आपका एक अच्छा खासा अनुभव रहा है और आपने बहुत बड़े बड़े इसमें काम किए हुए हैं। तो थोड़ा सा अपने अनुभव और बड़े कार्यों को यहाँ पर थोड़ा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि वो कैसे इस दिशा में और आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, किस तरह से उनको डील करना है और जी, कैसे व्यवस्था। जी ये जौहर साहब की बड़ी वो विनम्रता है कि मेरे बारे में बोल रहे हैं, बट एक्सपीरियंस मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से है कि हमने एक फ्लैट के लिए अप्लाई किया था पुष्पांजलि रेंज एंड इंफ्राटेक लिमिटेड में, ऑर्किड पार्क में, देहरादून में। और जब वो ओनर भाग गए सबके 90 लोगों के पैसे लेके, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, और हम एक दूसरे को जानते नहीं थे कि कौन दूसरे बायर्स हैं। तब मैंने एफआईआर की, और जब मैं रेरा में गई उसके बाद लोगों को पता लगा भाई किसी कविता भाटिया ने केस भी फाइल किया है। तो हम बहुत लोग जुड़ गए, 90 लोग आपस में, और हमें पता लगा कि पैसे लेके जो ये भाग गया अब इसका क्या करें। और हमें रेरा पे बहुत विश्वास और भरोसे से हम गए कि रियल एस्टेट की तो यही अथॉरिटी है, यही कुछ कर पाएगी। हमने बाकियों को मैंने गाइड किया, मेरा तो जजमेंट भी आ गया था 2020 में, तो बाकियों को मैंने गाइड किया कि भाई ऐसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए रेरा में। और काफी दिन हमारी हियरिंग चलती रही। जोशी जी थे तब उसमें पैनल पे, वहां पे रिटायरमेंट से पहले की बात है, विष्णु जी थे चेयरमैन। तो हमें बहुत हियरिंग्स हमारी चलती रही, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये बहुत बढ़िया एक बॉडी तो क्रिएट कर दी, रियल एस्टेट अथॉरिटी, बट मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो इनके पावर्स हैं एग्जीक्यूशन के, वो तो छोड़ दिए तहसील और डीएम के ऊपर। तो रेरा में कुछ तो पावर्स ऐसे होने चाहिए कि आप जजमेंट तक तो पहुंच गए, जजमेंट के आगे क्या? अब उस जजमेंट को हम क्या करें, फ्रेम तो नहीं कराएंगे। तो जजमेंट के आगे की